बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज कर लेते हैं। वीकेंड है और वीकेंड के बारे में अक्सर मैं शो के स्टार्ट में कहती होती हूँ, मेरे लिए ये दिन बड़ा एक्साइटमेंट का होता है क्योंकि अगले दिन छुट्टी होती है। और अभी जो धुंध की सूरत हाल है, आप यकीन मानिए इस तरह के मौसम में सबसे पहले तो बेड से उठने को दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन काम तो जरूरी है, सभी ने करना है। और फिर जब बेड से उठ के सबसे पहले मैं अक्सर अपना ये भी एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं विंडो में सबसे पहले ये देखती हूँ बाहर धुंध कितनी है। और आज तो धुंध की सूरत हाल जो है वो बहुत ही ज्यादा शदीद, इवन मुझे ड्राइव करने में इतनी मुश्किल हो रही थी, रास्ता बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। तो रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से ये है कि जब भी इस तरह का मौसम हो बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है, एहतियात के साथ ड्राइव कीजिए। अपने साथ साथ आप दूसरों का ख्याल भी इसी तरह से रख सकते हैं क्योंकि अभी जो विजिबिलिटी है वो मुकम्मल तौर पर, जब मैं आ रही थी तब तो हद निगाह सिफर थी। एयरपोर्ट से भी आपको बताएंगे फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर है और इसके साथ साथ अगर हम बात करें मोटरवे की, वो भी बंद की गई है। लेकिन सबसे पहले आगाज कर लेते हैं मौसम की सूरत हाल से। जी तो जुनेद से जानेंगे महकमा मौसमियात की जानिब से क्या प्रेडिक्शन की जा रही है। सर्दी की शिद्दत में हम देख रहे हैं इजाफा होता चला जा रहा है। जी जुनेद बताइए, आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा और कल संडे है, कल का मौसम भी बताइएगा। जी लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो आज भी लाहौर शहर का मौसम जो है वो सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है, लेकिन सुबह के वक्त जो है वो शहर में बादल रहेंगे, सुबह के वक्त धुंध रहेगी। लेकिन इसके बावजूद जो है आज शहर का मौसम जो है वो सर्द और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक इतवार के रोज़ शहर में हल्की बारिश जो है वो हो सकती है, क्योंकि इतवार के रोज़ मौसम जो है वो जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहने का इम्कान है। अगर आज दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो सुबह के वक्त जो है वो 86%, जबकि शाम के वक्त जो है वो 71% तक जाने का इम्कान है। आज भी अगर आप देख सकते हैं कि सुबह के वक्त जो है शहर में धुंध है, बादल हैं, लेकिन महकमे मौसमियात का कहना है कि 12 और 1 बजे के बाद जो है बादल और धुंध जो है वो कम हो जाएगी और शहर का मौसम जो है सर्द और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। लेकिन इतवार के रोज़ मौसम जुज़वी तौर पर अबरआलूद होने की वजह से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बारिश हो सकती है। यानी संडे को बारिश के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। मौसम जो है अबरआलूद रहेगा, मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश की पेशगोई भी की गई है। थैंक यू सो मच जुनेद, आप हमारे साथ मौजूद थे। और अब बढ़ते हैं जीशान सफदर की जानिब, जो कि इस वक्त मोटरवे पे मौजूद हैं। हद निगाह जो है वहां पर मुतासर नजर आई, मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। सूरत हाल क्या है, जीशान की तरफ चलते हैं। जी जीशान बताइएगा। जी है ना, जिस तरह से आपने बताया है कि मौसम दिन ब दिन शदीद सर्द होता जा रहा है और क्योंकि ये धुंध का मौसम है, इस मौसम में इस महीने में धुंध जो है वो पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को लपेट में लेती है। और इसी तरह लाहौर और इसके गिरदो नवा में भी यही सूरत हाल दिखाई दे रही है। इस वक्त मैं मोटरवे पे मौजूद हूँ और मोटरवे पे जितने भी लाहौर से इंटरचेंज बनाए गए हैं वो तमाम के तमाम मोटरवे हुकाम की जानिब से बंद किए गए हैं। इस वक्त जो मोटरवे की जानिब से, मोटरवे हुकाम की जानिब से जो बताई गई है इंफॉर्मेशन, वो 0 से 30 मीटर तक हद निगाह बताई गई है। और क्योंकि अभी तो थोड़ा सा मौसम बेहतर होने की तरफ जा रहा है, ताहम इस वक्त भी मोटरवे हुकाम की जानिब से ट्रैफिक को मोटरवे पे चढ़ने से रोका गया है। इस वक्त मेरा कैमरामैन सजाद अहमद आपको ये सूरत हाल दिखाएगा कि यहाँ पे इस वक्त मैं मोटर ठोकर पॉइंट पे मौजूद हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोटरवे हुकाम की जानिब से तमाम तर ट्रैफिक जो है उसको रोका गया है ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके, क्योंकि हद निगाह ना होने के बराबर है और क्योंकि ट्रैफिक भी मोटरवे पे एक ख़ास रफ्तार में चलती है जिसकी वजह से बहुत सारे हादसा भी पेश आते हैं। तो इसी सूरत हाल के पेश नजर यहाँ पे मोटरवे हुकाम की जानिब से, अच्छा जीशान में आपके पीछे देख रही हूँ गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं, तो मोटरवे की जानिब से कुछ ऐसे गाइडलाइन जारी की जाती है धुंध के पेश नजर कि कितने टाइम में मोटरवे को खोल दिया जाएगा, ताकि ये जो इतनी लंबी कतारें हैं लोग पहले से ही किसी हेल्पलाइन पे
या फिर कोई एप्लीकेशन ऐसी हो जिससे उनको मालूमात मिल सके कि आया उन्हें भी मोटरवे पर सफर करना है या नहीं। लोगों की मालूमात के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए कोई एप्लीकेशन, कोई हेल्पलाइन है ताकि लोग घरों से निकलने से पहले ही इस बारे में जान सकें कि उन्हें मोटरवे पर जाना है, मोटरवे खुली है या बंद है। जी बिल्कुल है ना, इस हवाले से मोटरवे की जानिब से इनकी इंफॉर्मेशन के लिए या अपडेट्स के लिए जो लोगों को दी जाती है उसके लिए भी एक ऐप है जो हम सफ़र के नाम है। वो ऐप भी शहरी इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पर मोटरवे का स्टेटस चेक किया जा सकता है कि कहाँ से मोटरवे खुली हुई है और कहाँ पे बंद है और इस वक्त मोटरवे की क्या सूरत हाल है। और इसके साथ साथ मोटरवे की जो हेल्पलाइन है उस पर भी हेल्प की जाती है। और इस वक्त यहाँ पे मैं दोबारा से सजाद अहमद को कहूँगा कि यहाँ पे ये जो लंबी लाइनें देखने हैं इसके बिल्कुल फ्रंट साइड पे, क्योंकि इंटरचेंज जो है वो आगे है, लेकिन उससे पहले ही जो मुमकिन तौर पे रास्ते मोटरवे को चढ़ते हैं उन मोटरवे के रास्तों पे मोटरवे के हुकाम जो है, मोटरवे पुलिस जो है वो यहाँ पे तैनात की गई है, जो कि इन्होंने अपने डिपार्टमेंट की तरफ से बैरियर भी लगाए हुए हैं और ख़ास तौर पे जो शहरी यहाँ से गुजरने वाले हैं उनको रोका भी गया है। और इसके साथ साथ मजीद भी इनके मुख्तलिफ जो कह दें कि आप प्लेटफॉर्म है, खास तौर पे FM हो गया और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सो मच जी। शान सफदर हमारे साथ मौजूद थे और आपने पीछे देखा कि धुंध भी अभी देख रहे हैं, हद निगाह जो है वो क्लियर नहीं हुई है और मोटरवे को चूंकि बंद किया गया है, गाड़ियों की वहां पर कतारें भी लगी हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब भी आप सफर के लिए निकले तो सबसे पहले हेल्पलाइन पे आप कॉल कर लें, आपको भी परेशानी नहीं होगी और आप महफूज सफर भी कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं और आज की शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरी। लीड स्टोरी क्या है डेली सिटी 42 की मैं आपको बताऊंगी। खुर्दनी तेल 6 रुपए लीटर महंगा, अंडे 240 रुपए दर्जन तक फरोख्त होने लगे हैं। कंप्रेसर इस्तेमाल ना करने वालों के चूल्हे ठंडे, गैस शॉर्टफॉल बढ़ गया। कोरोना के बाद जारी मजीद 11 जाँ बहक, 227 नए मरीज। और अगली खबर है टेक्स्ट बुक बोर्ड की क्लियरेंस ना लेने वाले पब्लिशर्स को कार्रवाई की वार्निंग। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज। इन्हें डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर अकमल सोमरू मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सोमरू साहब। जी वालेकुम। क्या हाल चले आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और नाज़रीन, अभी हम जब धुंध की बात कर रहे थे तो सोमरू साहब और मैं शो से पहले मैं बता रही थी कि मुझे एक्चुअली गाड़ी चलाते हुए, ड्राइव करते हुए डर लग रहा था और सोमरू साहब मुझे कह रहे थे क्यों इतनी धुंध नहीं थी, आप क्या कसूर से आ रही है? तो सोमरू साहब मैं वाकई डर रही थी, वाकई बहुत ज्यादा एहतियात से ड्राइविंग करनी पड़ती है। नहीं, मुझे नहीं, अच्छी बात है, एहतियात से ड्राइविंग करनी चाहिए, लेकिन अगर आप जिस तरफ से आई हैं उस तरफ धुंध, यकीनन शहर के कुछ इलाकों में इस वक्त धुंध बहुत ज्यादा है। जैसे अगर आप इंडस्ट्रियल स्टेट की बात करें और आप ज्यादा तो जल्दी आए सुबह तो बाकी धुंध ज्यादा है। सुबह खास तौर पर वहां ज्यादा होती है जहाँ जो मैदानी इलाका हो, जहाँ ग्राउंड्स हों, जहाँ दरख्त हों या बागात हों, तो उसके इर्द गिर्द जो है वो धुंध ज्यादा होती है, हमेशा ऐसे होता है। लेकिन ये भी मौसम की खूबसूरती है, इससे आप डराएं ना लोगों को कि धुंध बहुत ज़्यादा है और जो है आप खौफजदा हो जाएं, आप डरें। धुंध को एंजॉय करें। देखें, हर मौसम की खूबसूरती है। हम 9 महीने तक शदीद तरीन गर्मी भी बर्दाश्त करते हैं और उस गर्मी को बर्दाश्त करने के बाद सिर्फ 2 या मैक्सिमम 3 महीनों के लिए सर्दी आती है। अब उससे भी आप लोगों को डरा रही हैं कि धुंध बहुत ज्यादा है, एहतियात करें, एहतियात करें। बल्कि इस मौसम को एंजॉय करें। हर मौसम की एक अपनी खूबसूरती है और ये नेचर है इटसेल्फ। ये नेचर से मोहब्बत का इजहार है कि जब आप हर मौसम को एंजॉय करते हैं तो हाँ, एहतियात किसी हद तक ठीक है, एहतियात करनी चाहिए, सर्दी से बचना भी चाहिए, लेकिन ये ना हो कि आप असल में पता क्या है, आप एंजॉय इसलिए करके आए हैं कि जिस टाइम पे आप आए हैं धुंध कुछ कम हो गई थी। मुझे तो बिल्कुल कुछ नजर नहीं आ रहा था, मैंने तो डर के ही आना था। अभी नहीं, वैसे आप डर गई होंगी तो एक अलग बात है, लेकिन आप लोगों को ना डराए धुंध की वजह से। नहीं जी, ये मौसम की वाकई खूबसूरती होती है और इस टाइम भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध है। तो सोमरू साहब सही कह रहे हैं कि गर्मी क्योंकि हमारे पाकिस्तान का मौसम ऐसा है कि ज्यादा होती है, तो ये मौसम बिलाशुबा एंजॉय करना चाहिए आपको भरपूर तरीके से। अभी हमें जाना है एक ब्रेक की तरफ। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आज की लीड स्टोरी हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है जी खुर्दनी तेल 6 रुपए फी लीटर महंगा, अंडे पहुंच गए हैं 240 रुपए दर्जन तक।
महंगाई को ब्रेक नहीं लग रही है। समझ से बाहर है चीजें कि अब ये ट्रैक कहां जाकर रुकेगा भी या नहीं रुकेगा, अवाम फाकों पर पहुंचेगी क्या, इस चीज का इंतजार किया जा रहा है। डिस्कस करते हैं इसको, ब्रेक के बाद हमारे साथ रही। पहली खबर, आगाज दिन का सबसे पहले जी महंगाई और सिर्फ महंगाई। अब जी आगाज कर लेते हैं। तेल की कीमत में इजाफा हुआ है। दर्जा अव्वल के 5 लीटर ऑयल के पैकेट की कीमत 40 से 55 रुपए इजाफा, अंडे 240 रुपए दर्जन। ये महंगाई कैसे कम होगी? ये महंगाई वजीर आजम पाकिस्तान तो बतौर पाकिस्तान के सबसे बड़े, बल्कि सबसे बड़े, अगर मोटिवेशनल स्पीकर्स की कैटेगरीज बनाई जाए तो उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट प्राइम मिनिस्टर आएंगे आपके, क्योंकि वो मोटिवेट करते हैं। हाँ, मोटिवेट करते हैं ना कि परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। हाँ, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। महंगाई हो रही है, कोई परेशान नहीं होना, नीचे आ जाएंगे। बेरोजगारी है, बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपने बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। आपके घर फाके हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना, फाके खत्म हो जाएंगे। आपके पास तो नजर आनी चाहिए ना। मोटिवेशन का यही है ना कि आप परेशान ना हो, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उनका तो बड़ा मशहूर ये पॉपुलर स्टेटमेंट है ना कि आपने घबराना नहीं है, ये मोटिवेशन ही है ना। तो मैं इसलिए कह रहा हूं मोटिवेशनल स्पीकर्स की कैटेगरीज बनाई जाए तो उनके सरबराह, जिस तरह हुकूमत के सरबराह इमरान खान साहब है, इसलिए मोटिवेशनल स्पीकर के, हाँ, मोटिवेशनल स्पीकर के भी सरबराह के तौर पर वो काम कर सकते हैं अगर कल को हुकूमत नहीं भी रहती। उनको अवाम से सिर्फ इतना गर्ज है कि उन्होंने मोटिवेट करना है। देखिए, ये बुनियादी अशिया जरूरिया में से है। हम हमेशा हर प्रोग्राम में ये बात करते हैं कि बुनियादी अशिया महंगी होने की वजह से जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड तो एक अलग बात है, उनका पेट का जो है ना वो ही पूरा नहीं हो रहा। आप रोटी छीन रहे हैं, आप रोजगार छीन रहे हैं, आप महंगाई के जरिए से लोगों का जीना मुहाल कर रहे हैं। अब ये घर में सब्जी बनती है ना, घर में सालन भी बनता है, अच्छा जो घर में नहीं बनता बाहर होटल्स में बनता है। आप घर के अंदर जो खाना पकता है, पहले सब्जी महंगी है, अब सब्जी के अंदर जो अज्जाए तरकीबी डलते हैं वो महंगे हैं, सब्जियां। अच्छा, अब आप ऑयल महंगा हो गया, इस पर हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है, ये कंट्रोल हो भी नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि जो मुतलका महकमे हैं वो सो रहे हैं, मुतलका महकमों की ब्यूरोक्रेसी सो रही है। जब मुतलका महकमों की ब्यूरोक्रेसी, जब मुतलका महकमों के वजीर महकमे ही महंगाई करने में मुलव्वस हैं, वो सो नहीं रहे हैं, ये खुद जिम्मेदार है। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जब हुकूमती सतह पर यह बात की जाती है ना कि ये माफिया है, और भाई माफिया क्यों कहते हो, नाम लो ना, कौन है, आप बताएं कौन है। ये एक बड़ी सेफ स्टेटमेंट है और अपने आप को सेफ एग्जिट दिलवाने के मुतरादिफ है कि आप नाम ले दें कि माफिया है। और भाई कौन सा माफिया है? कौन लोग हैं, उनके नाम लें, इनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, उनके नाम लें ना, उनके नाम लें। अब वजीर आजम ने चंद रोज पहले कहा कि हमें तो समझ नहीं आई माफिया कैसे ऑपरेट कर रहा होता है। आपको ये, आप नाम बताएं, आप बताएं ये महकमा है, ये अफराद हैं, ये लोग हैं जो माफिया के रूप इख्तियार करके अवाम का इस्तेसाल कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताएं, शहर के अंदर अशिया जरूरियां हो या अजनास की कीमतें हो या खाने पीने की अशिया हो, जब उनकी कीमतें बढ़ती हैं तो सबसे पहले प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मुतलका वजारत की, मुतलका वजारत के मातहत पूरे महकमे की। सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी है ना कि जनाब आप ये बताइए कि ये कीमतें कैसे बढ़ी हैं, किस फार्मूले के तहत जो है वो कीमतों में इजाफा किया गया है, और उसके लिए क्या जवाज और क्या दलाइल हैं कंपनियों की जानिब से। अगर आप उसके ऊपर वर्किंग नहीं करेंगे और महज एक लफ्ज इस्तेमाल करके बता दें, अगर हम जवाज और दलाइल पूछने सुमरू साहब बैठ गए तो क्या आप हर रोज इनसे जवाज और दलाइल पूछेंगे? हम नहीं पूछ रहे, ये पूछे ना जो माफिया का राग अलाप रहे हैं गुज़िश्ता 2.5 बरस से, ये पूछे ना मुतलका महकमों से, मुतलका वजीर से पूछे ना कि जनाब आप क्या कर रहे हैं, महकमा खुराक वालों से पूछा ना कि जनाब आप बताइए। लेकिन जब सरपरस्ती ये कर रहे हैं तो कौन जवाब पूछेगा? किस बात की तनख्वाह लेते हैं? अवामी टैक्सों से किस बात की तनख्वाह लेते हैं? मुझे बताइए, शहर के अंदर आपको इस वक्त जो ऑयल है, जो कुकिंग ऑयल है, उसकी कीमत 267 रुपए फी लीटर है, और अभी ये इसके ऊपर ये ब्रांड वाजे नहीं है कि ये कौन से ब्रांड की कीमत इतनी बढ़ गई है। तो इसके बावजूद हुकूमत का खामोश होकर बैठे रहना, हुकूमत का कोई कार्रवाई ना करना, और जो इंस्पेक्शन टीमें हैं उनकी तरफ से कोई मुतहर्रिक ना होना, ये इस बात की गमाजी करता है कि इनको कोई सरोकार नहीं है। ये मोटिवेशनल स्पीकर का रूप इख्तियार करके सिर्फ जो है ना वो अवाम को राम करना चाहते हैं। और इसका स्पीकर आपने कहा, बिलाशुबा प्राइम मिनिस्टर हैं, वो हमेशा यही कहते हैं घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। अब यहाँ पर हमारे अपने स्टूडियो में लोग, हम अगर जा रहे हैं कहीं पर ग्रोसरी करने के लिए,
आप चीनी की कीमत कल इजाफा हुआ है, चीनी महंगी, अंडे महंगे, सब्जी महंगी, आप ऑयल खरीद रहे हैं वो महंगा। अगली खबर है बिल्डिंग मटेरियल महंगा, घर बनाना मुश्किल हो गया, बिल्डिंग मटेरियल महंगा हो गया, मजदूर जो वहां पर काम कर रहे हैं उनको आपने उजरत उतनी देनी है। इस सबके बाद अगर खुद वजीर आजम साहब बार बार सिर्फ आके खाना पूरी करके लोगों को ये कह दें कि आपने घबराना नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये इंसाफ है। ये वजीर आजम साहब का किरदार तो नहीं होना चाहिए। कम अज कम आपको ऑन करना चाहिए महंगाई हो रही है, और वो ये वज़रा कर भी रहे हैं, मान भी रहे हैं कि महंगाई है, लेकिन इसका हल क्यों नहीं कोई निकाल रहा? क्या निकल नहीं सकता? देखिए, जिस पार्टी के नाम के साथ इंसाफ लगा हो ना, और अगर उसकी जानिब से इंसाफ माजरत के साथ, तो उसको ये सोचना चाहिए। और हमारे यहाँ तो यही रहा है कि जिस पार्टी के साथ जो नाम होता है ना, वो उसके बरक्स काम करते हैं। वो नाम जो भी हो, किसी भी किस्म का हो, और उनके जो काम है वो बता रहे होते हैं कि वो पार्टी के नाम के साथ भी मैच नहीं कर रहे। बाकी तो मंशूर तो बहुत दूर की बात है। अब आप बुनियादी चीजें हैं, हम तो अभी ये कह ही नहीं रहे कि जनाब आप जो है वो लोगों को रोजगार फराहम कर दें, आप लोगों को गुर्बत से निकाल दें, आप लोगों का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसको बड़ा कर दें, तो आप हेल्थ की सहूलियात दे दें, आप अच्छी आला क्वालिटी की एजुकेशन दे दें, आप साफ पानी दे दें, आप साफ हवा दे दें। हम तो अभी इस तरफ आए ही नहीं। और अभी तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं भाई खाने के लिए तो सही जो कीमतें हैं उसकी कीमतें तो कम कर दें। और वो आप लोगों के मुंह से निवाला छीन चुके हैं, छीन नहीं रहे। ये कहते थे ना तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली तो आ चुकी है 2.5 साल से, और वो तब्दीली का खुमियाजा जो है वो रोजमर्रा की बुनियाद पर अवाम को भुगतना पड़ता है। जब उनके सामने ये खबर आती है कि अब ये चीज महंगी हो गई, अब ये चीज महंगी हो गई, अब ये चीज महंगी हो गई। आधा कीमतों में इजाफा, चीनी कहां पर पहुंची है? 240 रुपए दर्जन। कभी अंडे किसी ने सुने ही नहीं। ये असल में जो लोग अपनी जेब से ग्रोसरी करते हैं ना हर महीने जाके, जिनको तनख्वाह मिलती है, ये उनसे पूछें उनके ऊपर कौन सी मुसीबत नाजिल हो चुकी है। जो लोग अपनी जेब से ग्रोसरी नहीं करते ना, उनकी ग्रोसरी घर पहुंच जाती है, वो कहां से आती है, कैसे आती है, उनको इस बात से कोई सरोकार नहीं है। तो उनको क्या लगे कि आटे का क्या भाव है, उनको क्या लगे चीनी का क्या भाव है, उनको आला नस्ल के आला क्वालिटी के फल फ्रूट भी पहुंच जाते हैं, उनको आला क्वालिटी की अशिया जरूरिया भी पहुंच जाती हैं, उनको खालिस तरीन देसी घी भी पहुंच जाता है, उनको इससे क्या लगे? बिल्कुल सही। ये क्या होता है? पूरी जिंदगी में इंसान का ख्वाब होता है कि अपना अच्छा घर बना ले। गरीब आदमी अपनी जिंदगी की जमा पूंजी फाके काट के, कम खा के। अब मुझे सिर्फ ये बता दें, आप तो जो महंगाई का तनासुब चल रहा है, आप जितने मर्जी पैसे जमा करते जाएंगे, जब आपका घर बनाने का टाइम आएगा उसकी कीमत डबल ट्रिपल अशिया की पहुंच जाएगी, तो आप तो फिर वहां के वहां ही स्टैंड कर रहे हैं। ये चीजें तो कभी भी नहीं हो सकती। इस वक्त शहर लाहौर के अंदर जो डेवलप्ड एरियाज हैं, वहां पर आज से 5-6 बरस पहले अगर 5 मरले का आप घर खरीदना चाहते हैं ना, डबल स्टोरी बना हुआ घर खरीदना चाहते हैं, तो उसकी कीमत 40 से 60 लाख रुपए के दरमियान थी। अब आप चाहे डेवलप्ड एरिया में चले जाएं, चाहे अंडर डेवलप्ड एरिया में चले जाएं, 5 मरले घर की कीमत 1 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। वो क्यों पहुंची है? वो इसलिए पहुंची है बिल्डिंग मटेरियल महंगा हो गया है, वो इसलिए पहुंची है वहां पे लैंड की कीमत में इजाफा हो गया है, और इस पर हुकूमत का कंट्रोल नहीं है। हुकूमत तो बार बार कह रही थी कि हम जब कोरोना शुरू हुआ, देखिए जब कोरोना शुरू हुआ जब, तो तमाम इदारे बंद हो रहे थे, कंपनियां बंद हो रही थी। हुकूमत ने यह फैसला किया कि हम जो है लोगों को रोजगार फराहम करने के लिए जो कंस्ट्रक्शन की कंपनियां, इदारे हैं, बिल्डिंग मटेरियल है, उनको रिलीफ फराहम कर रहे हैं, उनको टैक्स में छूट दे रहे हैं, उनको सब्सिडी दे रहे हैं। और सब्सिडी, रिलीफ, टैक्स में छूट देने का आपका अल्टीमेट रिजल्ट ये आया है कि आपका बिल्डिंग मटेरियल में बुनियादी चीज जिस पर बिल्डिंग का ढांचा खड़ा होता है, आपने उसको महंगा कर दिया। आपका उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। क्या ऐसा तो नहीं है कि वो लोग जो आपसे बेनिफिट लेना चाह रहे थे, उन्होंने बेनिफिट भी ले लिया है आपके करीब होने की वजह से, और उन्होंने आवाम के ऊपर जो है वो एक पहाड़ भी तोड़ा है कि वो महंगाई की सूरत में उस बिल्डिंग मटेरियल के कॉस्टली होने की सूरत में उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। घर बनाना तो बहुत दूर की बात है, अब तो लोग घर बनाना सोचते भी नहीं है कि जनाब हम एक तनख्वाह पेशा मुलाजिम जो है जिसकी इंतहाई महदूद तरीन तनख्वाह है, और सरकारी मुलाजिम जिसकी तो तनख्वाह में इजाफा नहीं हुआ, और वो ऐसे अफराद जो प्राइवेट जॉब करते हैं उनकी महदूद तनख्वाह है, महदूद आमदन है, और बाज़ दफा वो तनख्वाह भी उनको बर वक्त नहीं मिलती, लेकिन उनको वो अपना गुजर बसर करना है और उसके अंदर वो बर्दाश्त करते हैं। हुकूमत कहां खड़ी है? हुकूमत तो हर महाज के ऊपर हमें नाकामी से 2-4 नजर आ रही है। और फिर एक ही बात, पॉजिटिव एटीट्यूड, परेशान नहीं होना,
घबराना नहीं है। ये मोटिवेशनल स्पीकर्स, उनसे ट्रेनिंग लें हर और वो तरफ मोटिवेशनल स्पीकर से ट्रेनिंग नजर आ लें। रही है, ये नाउमीदी कुछ तो नहीं है, positive ये नजर आए, सुमन देखो साहब। नाउमीदी नहीं है, ये वो हकाइक हैं। नाउमीदी तो ये है ना कि हम सोचते हैं अच्छा यार अच्छा हो, बेहतर हो, वो तो एक अलग बात है ना। हम तो हकाइक की बात कर रहे हैं कि जो अभी हुआ है, हम तो ये कह नहीं रहे मुस्तकबिल में क्या मैं होगा। यही तो कह रही हूँ ना, मुझे बताएं, हर जगह जब आपको एक बेयकीनी की सूरत हाल है, आपको नहीं पता कल इस चीज में इजाफा हो जाने, आज आप ये लेने जा रहे हैं, डबल ट्रिपल पैसे आप कुछ लेके जा रहे हैं, आप वहां से वापस आ रहे हैं कि ये चीज इतनी महंगी है, उस पे फिर आप कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं? आप कैसे परेशान नहीं हो सकते? आप कैसे बीमार नहीं हो सकते? आप कैसे लोगों को कह रहे हैं घबराना नहीं? रहना पड़ेगा भाई, वजीर आजम कह रहे हैं रहना पड़ेगा, नहीं घबराना होगा। उनके वजीर कह रहे हैं आप अभी 2-3 दिन पहले एक तकरीब लाहौर में नहीं थी, इस्लामाबाद में थी, तो उसमें आपके वजीर दाखिला कह रहे हैं कि मुझे यकीन है, मुझे पूरा यकीन है आप तारीख रकम करेंगे, इस अवाम को, इस कौम को उठाएंगे। कहां से उठाएंगे? अभी तो फिलहाल अवाम कौम गिर रही है और बाकी तारीख भी रकम हो रही है, चाहे वो नेगेटिव सेंस में हो रही है। बात ये है कि वो इतना एतमाद, ये बला का एतमाद है या ये एक बला का अंधापन है जो आपको उस मोहब्बत में इस हद तक जो है वो अंधेपन की तरफ मुब्तला कर चुका है कि आपको हकाइक नजर नहीं आ रहे। हकाइक नजर नहीं आ रहे और आप इस तरह से जो रियलिटी नजर आ रही है उसको बिल्कुल ही तस्वीर का दूसरा रुख जो है वो बयान कर रहे हैं। ये चीजें समझ से बाहर है। नाज़रीन, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये आप ही के मसाइल हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हुकाम बाला तक आपकी आवाज पहुंचाई जा सके। अब जो सर्दियों की वजह से एक बड़ा मसला है, हर जगह से शिकायतें पूरे शहर से ये मौसूल हो रही हैं, गैस नहीं आ रही है, बिल उसी तरह से आ रहे हैं, शॉर्टफॉल का सामना है, अवाम जाएं तो कहां जाएं, मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, बिजली के बिल महंगे हैं, गैस के बिल महंगे हैं, लेकिन उसके साथ साथ परेशानी ये है कि गैस आ नहीं रही, तो फिर बिल क्यों जमा कराएं शहरी? इस पे बात करते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे और खबर यह है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस नायाब हो चुकी है। अब शहरी क्या करें? मतलब आप खुद उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो गैर कानूनी रास्ता अपनाएं, उस पर फिर छापेमार कार्रवाइयां हो रही हैं। जहां कहीं कंप्रेसर लगाए गए हैं, जो लोग अपने घर में कंप्रेसर यूज कर रहे हैं, पूरे इलाके में जो किसी टाइम गैस आ भी जाती है कंप्रेसर के इस्तेमाल की वजह से, मुश्किल से वो भी नहीं आ रही है। सुमरू साहब क्या कहेंगे? देखिए, इसमें पहले हमें दादोशुमार सामने रखने चाहिए। लाहौर रीजन के अंदर जो इनको गैस दरकार है उसकी जो टोटल मिकदार है वो 270 मिलियन क्यूबिक फीट है जो उनको गैस दरकार है, कंपनी को जो गैस दरकार है आगे सप्लाई देने के लिए। लेकिन जो इसके अंदर शॉर्टफॉल है, कंपनी को गैस जो मिल रही है वो 230 मिलियन क्यूबिक है, जबकि डिमांड जो है वो 270 मिलियन क्यूबिक की है। अच्छा, ये डिमांड कहाँ से आई? ये सार्फिन के दादोशुमार से आई है कि जो कमर्शियल सार्फिन है या घरेलू सार्फिन है, उनका जब आपने डेटा जमा किया है तो ये आपके पास डिमांड आई है जो हर महीने कंजम्पशन की जाती है गैस की। अच्छा, अब हमारे पास अल्टरनेट सोर्स कोई है ही नहीं। आज तक शहर लाहौर हो या पूरा पाकिस्तान हो, गैस के हवाले से कोई नए ज़खायर दरियाफ्त नहीं हुए। गैस के हवाले से हुकूमत की जानिब से कोई मेगा प्रोजेक्ट्स लॉन्च नहीं किए गए कि हम एक्सप्लोरेशन करें और नए ज़खायर दरियाफ्त करके जो हमारी डिमांड बढ़ रही है। डिमांड क्यों बढ़ रही है? शहर के अंदर अगर आज से 20 साल पहले की पॉपुलेशन का अंदाजा लगाएं और आज की पॉपुलेशन का अंदाजा लगाएं तो कम से कम जो है वो आपकी 100 गुना आबादी में इजाफा हो चुका होगा। बिल्कुल ठीक। और उसके बावजूद आपके पास अल्टरनेट या मुतबादिल जराए नहीं है गैस कंजम्पशन के हवाले से। और ये जो 3 महीने होते हैं ये इसलिए इसमें कंजम्पशन बढ़ जाती है। लोगों ने घरों में हीटर भी चलाने, लोगों ने गीजर भी चलाने हैं। सर, इसके लिए पहले प्लानिंग की जाती है ना? नहीं, अब बाकायदा तौर पर प्लानिंग क्या की जा रही है? अब बाकायदा तौर पर जो है वो कंपनी जो है ये कैंपेन कर रही है और मुख्तलिफ इश्तिहारात चल रहे हैं कि आप गैस को बचाएं। नंबर 1, जो आप गीजर 24 घंटे चलाते हैं उसको पायलट मोड वो तो वैसे बंद हो जाता है। अच्छा, एक अभी मैं बात कर रहा हूं ना, अब क्योंकि प्रेशर नहीं है ना, प्रेशर नहीं होगा तो आपके पास जो गैस से मुतल्लिक जितने भी गैजेट्स हैं वो आपको चलाने में मुश्किलात का सामना होगा। अच्छा, दूसरा क्या कि आप इलेक्ट्रिक यानी बिजली के जो गैजेट्स हैं वो इस्तेमाल करें, चाहे वो हीटर है या चाहे वो गीजर है या इंस्टेंट गीजर का इस्तेमाल करें। यानी आप अब आप क्या कर रहे हैं? आप ये कर रहे हैं, आपके पास मुतबादिल तवानाई का जरिया तो है नहीं। आपने कंप्रेसर के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है और दफा नाफिज की हुई है कि अगर कोई कंप्रेसर इस्तेमाल करता हुआ मिलेगा तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। शहर के अंदर वो स्कीमें जो पुरानी स्कीमें हैं जहां पर
जो गैस के पाइप हैं उनका कतर ज्यादा है तो वो उनको गैस के जो प्रेशर है वो ठीक मिलता है। नई सोसाइटीज या नए गैस पाइप कनेक्शन जो लगे उनके पाइप का साइज छोटा है, उसकी वजह से उनको गैस वो नहीं मिलता। अच्छा, अब कंपनी क्या करे? कंपनी ये तो नहीं कर सकती ना कि वो डिमांड को जो है वो कम करे। कंपनी ये कर सकती है कि जो रसद और तलब के दरमियान तवाजुन कायम किया जाए। और रसद और तलब के दरमियान तवाजुन कायम करने का तरीकाकार क्या है कि आप जो कमर्शियल गैस के इदारे हैं या इंडस्ट्रियां हैं उनको मैनेज करते हैं कि उनको आप 12 घंटे गैस देंगे, 12 घंटे गैस नहीं देंगे, उससे प्रोडक्शन के ऊपर इंपैक्ट आता है। घरेलू सार्फिन के अंदर आपने ये अभी लाहौर शहर के अंदर तो उस तरह से शेड्यूल नहीं है, बाकी शहरों में तो ये है कि इतने बजे से लेकर इतने बजे तक गैस आएगी, उसके बाद गैस नहीं होगी। तो आप उस तरह से तलब और रसद के फर्क को जो है वो मैनेज करते हैं, लेकिन ये इसका हल नहीं है, ये ठोस हल नहीं है, क्योंकि आबादी मुसलसल बढ़ रही है। हमने खासा डिटेल डीपर किया और उन्होंने वाजे तौर पे कहा है कि अगर एलएनजी नहीं हमें मिलती तो पूरी सर्दियों में यही हालात रहेंगे, सारिफीन को गैस नहीं मिलेगी, चाहे ये जैसे मर्जी मैनेज कर ले, सीएनजी स्टेशन को गैस की फराहमी बंद कर दे, सनती सेक्टर को बंद कर दे, घरेलू सारिफीन ऐसे ही परेशान रहेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप जब तक मुतबादिल जराए की तरफ नहीं जाएंगे उस वक्त तक आप वो तलब पूरी नहीं कर सकते। और तलब पूरी करने के लिए मुतबादिल जराए की तलाश करना और मुतबादिल जराए फराम करना ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हुकूमत की ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रियासत के अंदर रहने वाले बाशिंदों को बुनियादी जो अशिया हैं उसको फराहम करें और उसके लिए बंदोबस्त करें। अगर हुकूमत नहीं कर रही तो ये हुकूमत का फेलियर। अब मुझे आपका डायलॉग याद आ गया कि घबराना नहीं। मैं तो देखें वो तो हम तो उस बात पे कायम है ना, मैं तो नहीं कह रहा घबराना कहाँ कहाँ ना घबराएं, ठीक है, वो तो वही कहते हैं ना, घबराना नहीं है, आपने ये इसका विर्द करना है। आपने सुबह भी विर्द करना है, घबराना नहीं है, आपने दोपहर को भी करना है, सोने से पहले भी करना है, सोने के बाद भी करना है। पहले लोग परेशान बैठे हैं, आप विर्द करेंगे, विर्द करेंगे ना, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। और इस पे आप देख लें कि कितने कितनी दफा आपने ये करना है ताकि आपको तसल्ली हो जाए और आप इस हद तक तसल्ली हो जाए कि आपके यहाँ कोई फिक्र ना हो और ना कोई परेशानी हो, क्योंकि मुल्क के अंदर जो हालात हैं उससे यकीनन लोगों के सेहत के ऊपर भी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं, लोगों के मिजाज के ऊपर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं, इवन ब्लड प्रेशर्स के जो मसाइल हैं उसमें इजाफा होता चला जा रहा है, लेकिन हुकूमत को इससे कोई सरोकार नहीं। आपको मैं बताऊं, ये तमाम हालात हैं जिससे घरों में लड़ाई झगड़े, परेशानियां, बीमारियां, आपके इर्द गिर्द जब सुकून ही नहीं, इसका इजहार आपको रोजमर्रा की बुनियाद पर, ये जो वजीर है ना, इनको ना इनका भेस बदल के ना इनको सजा के तौर पर ना मार्केटों के अंदर भेजा जाए। इनको कहा जाए मार्केटों में जाएं, डील करें, दुकानदारों से बातचीत करें और वहाँ पे जाके ना ये बराह रास्त वो जुमले सुने जो आवाम सुनती है, या वो रद्द अमल बर्दाश्त करें जो आवाम बर्दाश्त करती है। गुस्सा हो, चिड़चिड़ापन हो, नफसियाती मसाइल हो, इसका इजहार सुबह से लेकर शाम तक पब्लिक मकामात पर शहरी उसका मुकाबला भी करते हैं, उसको बर्दाश्त भी करते हैं, उसको देखते भी हैं। और ये ऐसे नहीं है, इसकी पूरी एक बैकग्राउंड फिलॉसफी है कि कैसे जो है वो शहरी एक फर्द जो है वो इस सतह पर पहुंचता है कि वो उसके मिजाज में जो है वो तेजपन आ गया है या उसके मिजाज के अंदर जो है वो चिड़चिड़ापन शामिल हो गया। तो ये हुकूमत जब रियासत के बाशिंदों को बुनियादी अशिया फराहम करने में नाकाम हो जाती है तो फिर ये उसके नताइज होते हैं। और ये इस नताइज का फिर अवाम कब बदला लेती है? जब इलेक्शन आते हैं, उसके पास फिर बैलेट होता है, उसके पास फिर वो वोट होता है, उसके पास वो पर्ची होती है जिसकी बुनियाद पर भी वो फिर फैसला करती है और वो उठा के बाहर फेंक देती है। इलेक्शन में जो टाइम है उसमें अवाम का क्या बनेगा, मुझे तो वो समझ नहीं आ रही है। उतनी देर तक क्या हम इसी तरह से महंगाई के चुंगल में फंसे रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अवाम का रद्द अमल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है और ये एक स्टेज पर जाएगा जहां पे जाके ब्लास्ट कर जाएगा और फिर ये कहीं भी आपको नजर नहीं आएंगे। और ये देखिएगा आप, इनकी यही रविश रही तो ये किस्सा पारीना बन जाएगा जो सिर्फ तारीख में जिक्र किया जाएगा कि एक वक्त था, फिरौन हुआ करता था, वो फिर मर गया। आज उसके मिस्र में जाएं, जाके देखें कि वो कहाँ कहाँ उसकी मम्मियाँ पड़ी हैं और कहाँ कहाँ जो है वो राज करते थे। ये फिर तारीख का एक हिस्सा बन जाएगा। और तारीख हमेशा इबरतनाक बना देती है जब भी रियाया के साथ, बाशिंदों के साथ जुल्म किया जाता है। और ये तारीख अपने आप को रिपीट करती है। हम अक्सर कहते हैं ना, तारीख अपने आप को दोहराती है। उस दोहराने का मतलब यही होता है कि आप अगर माजी के
उन्हीं हुक्मरानी रविश को इख्तियार करेंगे जिसका ताल्लुक रियाया के साथ, बाशिंदों के साथ जुल्म पर मबनी है, तो वो तारीख वहीं पर रिपीट होगी और आप किस्सा पारीना बन जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। नाज़रीन, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और वजीर आजम साहब की बार बार स्टेटमेंट सुमरू साहब ने भी जिक्र किया, मोटिवेशनल स्पीकर भी कह दिया घबराना नहीं, लेकिन एक चीज जिसपे वाकई आपने घबराना है वो है कोरोना, जिसके बाद बढ़ते चले जा रहे हैं, रोजाना केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। इस पर आप घबराएंगे, परेशान होंगे, अपनी हिफाजत करेंगे तभी बच सकते हैं, अदरवाइज रास्ता कोई नहीं है। ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। अगली खबर हमारे पास है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें मैंने आपको कहा था कि आप घबराएंगे तभी आप बच सकेंगे। कोरोना के वार जो हैं वो मतवातर जारी है। 11 अफराद गुज़श्ता 24 घंटों में जिंदगी की बाजी हार गए। 227 नए मरीज जो हैं वो भी शामिल हुए हैं और इसके साथ साथ 89 मरीज ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक जो है वो बताई जा रही है। सुमरू साहब, अभी भी नहीं घबराना? देखें, ये तो एक अलग बात है ना। अभी तो लोग वैसे इस पे नहीं घबरा रहे हैं, ये वो मसला है जिसपे लोग नहीं घबरा रहे। देखें, लोग इसलिए नहीं घबरा रहे, लोग हो गए यूज्ड टू, और जब आप यूज्ड टू हो जाते हैं किसी भी अमल की या सरगर्मी के या किसी भी एक मुस्तकिल मैसेज के जरिए से, तो फिर उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है, उसका असर नहीं होता अनटिल अनलेस जो है वो आपके करीबी या आप खुद जो है वो उसमें मुब्तला ना हो, उसका शिकार ना हो। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये बात अब उस लेवल पे पब्लिक कैंपेन नहीं चला रही हुकूमत ठीक है, एक कदम मैसेज आ जाता है, लेकिन हुकूमत वो कैंपेन नहीं चला रही। हुकूमत की जानिब से रोज़मर्रा की बुनियाद पर सुबह को ये दादोशुमार तो जारी कर दिए जाते हैं ना कि इतने अफराद वेंटिलेटर पर हैं, इतने की डेथ हो गई है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। लेकिन ये काफ़ी नहीं है। आप देखें, कुछ कैंपेन्स होती हैं वो आपको मुस्तकिल तौर पर चलानी होती हैं और वो लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए नहीं होता। मुस्तकिल सुमरू साहब टेलीफोन की बेल है, आपको हर रोज बता रहे हैं कोरोना वायरस अभी भी है। हाँ, वो है, वो तो ठीक है, लेकिन ये कैंपेन का एक जुज है। आप कैंपेन के जरिए से लोगों को जहन नशीन करा रहे होते हैं, एक उसका जुज ये होता है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि उस मुहिम के जरिए से शहरियों को जो इंतबाह किया जा रहा होता है उसके तहत शहरी वो प्रिवेंशन मैयर जो है वो इख्तियार करते हैं और वो प्रिवेंटिव मैयर्स जो हैं वही शहरी की जिंदगी की जमानत होते हैं। अब हमारे यहाँ जो ये रवैया है कि कोरोना से मुतालिक वो खौफ नहीं है, कोरोना से मुतालिक जो है वो एहतियाती तदाबीर को अपनाने में गफलत का इजहार है, तो वो इस वजह से है कि उनको बार बार याद दहानी कराना, उनको बार बार बताना कि आप जिससे आपने शुरू की है ना बात कि घबराना नहीं है, तो उस पर जो है वो हुकूमत को ये भी अपने वज़रा को और हुकूमती अहदेदारान को ये बात शामिल करनी चाहिए कि वो अपनी तकारीर में बार बार ये बात जिक्र करें कि आप एहतियात इख्तियार करें। अच्छा, अब आप जरा इसका पॉलिटिकली बैकग्राउंड देखें। 1 महीना 1.5 महीना पहले तक तो हुकूमत बार बार कह रही थी कि कोरोना है, कोरोना है। क्यों कह रही थी? कि उस वक्त पीडीएम के जलसे बड़े चल रहे थे और वो शेड्यूल थे, हर हफ्ते जलसे हो रहे थे, तो उस वक्त आपने उसको प्रोपेगेट किया। अब वो उसमें ब्रेक आ गया महीने 2 महीने का, तो आप जो है वो उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो तकरीबन खत्म ही हो गई है। तो कोरोना से मुतालिक अवामी सतह पर जो है वो मुहिम को ना सिर्फ मौसर बनाने के लिए हुकूमत करना होंगे, बल्कि शहरियों को कम से कम ये रवैया जरूर इख्तियार करना होगा कि वो SOPs जो पब्लिक मकामात पर इख्तियार करने हैं, जो आपने अपनी सोशल गैदरिंग्स के अंदर इख्तियार करने हैं, या आपने शहर के अंदर अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों से। तो यानी हम इस खबर को वाइंड अप इस तरह से करेंगे कि ये 2 तरफा ताउन के बगैर मुमकिन नहीं हो सकता। जहां हुकूमत अपना किरदार अदा करे वहां शहरियों का ताउन भी इसमें उतना ही जरूरी है, अदरवाइज इसका फायदा कोई नहीं होगा। सुमरू साहब, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है। प्रेस क्लब के इलेक्शन कल होने जा रहे हैं और मुझे बताएगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, प्रेस क्लब के इंतखाबात, एक प्रेस क्लब की कम्युनिटी, खासतौर पर जो लाहौर के अंदर कम्युनिटी है, वो सहाफ़ी जो मुख्तलिफ इदारों से, चाहे वो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता हैं, उनके इश्यूज होते हैं, उनके मसाइल होते हैं, और उनके मसाइल हल करने का जो मरकज़ है वो प्रेस क्लब है। प्रेस क्लब के तहत जो है वो हुकूमत के साथ बातचीत की जाती है, प्रेस क्लब के तहत जो है वो हुकूमत के सामने मुतालबात रखे जाते हैं, प्रेस क्लब के तहत जो है वो हुकूमत के साथ बातचीत करके सहाफ़ियों के जो मसाइल हैं या उनको इंसेंटिव देना है या उनको रिलीफ देना है, उस पर इकदाम उठाए जाते हैं। तो इस हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए सबसे पहले जरूरी तो ये है कि जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनको अपना हक राय इस्तेमाल करना चाहिए और वो वोट कास्ट करने के लिए प्रेस क्लब पहुंचे, नंबर 1। नंबर 2,
ये जरूर देखें कि आप किस पार्टी को जो है वो वोट कास्ट करने जा रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है एक्चुअली और उम्मीदवार क्या है। वो इश्यूज की नुमाइंदगी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये आपको देखना है। सुमरू साहब, वक्त का मैं बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आपने कहा बहुत जरूरी है अपने वोट का इस्तेमाल करना, तो मैं तो जरूर कर वोट कास्ट करूंगी। नाज़रीन इजाजत दीजिए, आप हेडलाइंस जानिए, आपको दोबारा से ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है उन्हें गुड मॉर्निंग कहेंगे। और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही जबरदस्ती चीजें, कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे, कुछ अपने मजे मजे के गेस्ट जो हैं उनसे आपकी बातचीत करवाएंगे। अभी फिलहाल सेगमेंट शामिल करते हैं और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी डिफरेंट मोबाइल मार्केट में किस कीमत पर अवेलेबल है। तो आज पहला मोबाइल हमारे पास है इन्फिनिक्स 08। इसकी कीमत मैं आपको बताती चलूं जी, अगर आप खरीदना चाह रहे हैं 39,999 रुपीज में आप खरीद सकते हैं। इन्फिनिक्स S4 और इसकी कीमत है 23,500 रुपए। इन्फिनिक्स नोट 7 मोबाइल है और ये अगर आप खरीदना चाह रहे हैं 25,999 रुपए इसकी कीमत है। नेक्स्ट मोबाइल है इन्फिनिक्स 10 और ये अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो ये आप खरीद सकते हैं जी 20,999 रुपए में। ये तो थे मोबाइल रेट, आपको बता दिए। आगे बढ़ते हैं और आप बचत कैसे कर सकते हैं। वीकेंड है, सभी लोग शॉपिंग का प्लान बनाते हैं कि उन्होंने शॉपिंग करने जाना है, तो अगले सेगमेंट में आपको बताएंगे आप बचत कैसे कर सकते हैं बचत बाजार में। अगर आप जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, कौन कौन से ब्रांड ऐसे हैं जहां पर सेल लगी है जी। पहला ब्रांड है J. अगर आप जाएंगे अप टू 50% यहां पर ऑफ है। लेयर क्लब अगर आप जा रहे हैं तो अप टू 50% यहां पर भी ऑफ है। रॉयल टैग अप टू 60% ऑफ। नेक्स्ट ब्रांड है जी गुल अहमद, यहां पर अप टू 50% ऑफ है। ये थी सेल्स जहां जहां लगी, आपको बता दिया किस तरह से आप बचत कर सकते हैं, सेल से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। और इन्हीं सब जगहों पर आपको ऑनलाइन शॉपिंग की ऑप्शन भी अवेलेबल है, डिपेंड आप पे करता है। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो प्लीज एहतियात से जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सेगमेंट शामिल करते हैं और जान लेते हैं आज के भाव क्या है। मार्केट में हमारे साथ मौजूद होंगे फारान, जो कि सब्जियों की कीमतें बताएंगे। ओवर टू यू फारान। आज जो सरकारी तौर पर रेट लिस्ट जारी की गई है उसमें फी किलो सब्जी की कीमत कुछ इस तरह है। आलू आज 34 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जाएगा। इसी तरह प्याज 28 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जाएगा, जबकि जो टमाटर 95 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जाएगा। लहसुन देसी 275 रुपये, जबकि लहसुन चाइना 190 रुपये फी किलो में फरोख्त किया जाएगा। अदरक थाईलैंड 340 रुपये, खीरा फार्मी 40 रुपये, करेला 65 रुपये, पालक फार्मी 20 रुपये, जबकि जो पालक देसी है वो 18 रुपये फी किलो में फरोख्त किया जाएगा। मेथी 40 रुपये फी किलो है, बैंगन 32 रुपये है, बंद गोभी 30 रुपये फी किलो है, फूल गोभी भी 30 रुपये फी किलो में फरोख्त की जाएगी। शिमला मिर्च 83 रुपये फी किलो है। सब्ज मिर्च जो दर्जा अव्वल है वो 150 रुपये है, जबकि जो दर्जा दोमी में वो 125 रुपये फी किलो में फरोख्त की जाएगी। या कद्दू 62 रुपये फी किलो में, जबकि जो लीमू चाइना है 55 रुपये फी किलो में फरोख्त किया जाएगा। इसी तरह भिंडी 197 रुपये फी किलो में फरोख्त की जाएगी। सलजम 22 रुपये फी किलो में फरोख्त किया जाएगा। अरवी 100 रुपये फी किलो में फरोख्त की जाएगी। मटर 52 रुपये फी किलो में फरोख्त किया जाएगा। जो मूंगरे हैं वो 67 रुपये फी किलो में फरोख्त किया जाएगा। इसी तरह हलवा कद्दू 52 रुपये फी किलो में फरोख्त होगा आज ओपन मार्केट में जी। ठीक है जी फारान, बहुत शुक्रिया। फारान यामीन हमारे साथ मौजूद थे, सब्जियों की कीमतें बता रहे थे। मीट रेट्स क्या हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जेनेट शॉप पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ से बीफ पर केजी आपको मिलेगा जी 450 रुपए किलो में, और बीफ मिन्स आप यहाँ से खरीद सकते हैं 565 रुपीज पर केजी। मटन पर केजी आपको मिलेगा 1150 रुपए किलो में, और मटन मिन्स आपको मिलेगा
1390 रुपए किलो में। सरकारी रेट के मुताबिक चिकन मार्केट में अवेलेबल है 182 रुपए किलो जिंदा, और बना हुआ गोश्त इसका आपको मिलेगा 264 रुपए किलो में। आगे बढ़ते हैं। एग रेट्स मेरे पास हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले है मेरे पास रिटेल प्राइस, और रिटेल प्राइस के मुताबिक आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं जी 203 रुपए में। होलसेल के मुताबिक आपको अंडे मिलेंगे 201 रुपए। और इसके बाद जी अगर आप गोरमे पे जा रहे हैं तो गोरमे पे 202 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। जी, तो इसके बाद आपको आसानी हो जाएगी। अगर आप मार्केट पे जा रहे हैं सब्जी खरीदने के लिए, गोश्त खरीदने के लिए, तो आपको रेट्स पता होंगे, तो कहीं ना कहीं आपके लिए आसानी तो हो ही जाएगी। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं माल का हाल क्या है। गैर मुल्की करेंसी रेट्स क्या हैं आपको दिखाते हैं। तो नाज़रीन, अभी एक अहम खबर आपसे मॉडल टाउन के इलाके से पहुंचानी है, जहां पर घर में आतिशज़दी का वाकया पेश आया है, और आतिशज़दी के इस वाकये में एक शख्स। और अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं, जैसे मैंने कहा था कि हम बहुत ज़बरदस्त चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। सर्दियों में होता क्या है कि आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, और भूख के साथ साथ आप चाय के टाइम पे भी ड्राई फ्रूट की ऑप्शन होती है, हलवा जात की ऑप्शन होती है, और लाहौरिये तो हमेशा ही खाने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढते ही रहते हैं। अब एक इशू ये है कि कहा यह जाता है कि सर्दियों में अगर आप कम भी खाते हैं आपको ज्यादा लगता है, मोटापा जल्दी हो जाता है। इसकी वजूहात क्या है? क्या हम शायद एक जगह बैठे रहते हैं, बाहर ज्यादा नहीं निकलते हैं? बहुत सारी इसकी रीजन हो सकती हैं भी या नहीं है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं, और ये भी जानेंगे कि अगर ऐसा है तो आपको अपना खाने का जो पोर्शन है तीनों टाइम वो कितना रखना है, और वो जो आपको क्रेविंग होती है इस खाने के अलावा उसमें आप क्या ऐसा खा सकते हैं जो कि आपको मोटापा भी ना हो, और वो आपका खाने वाला एक शौक जो है वो भी पूरा हो जाए। स्टूडियो में हमारी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं आयशा नासिर, माहिर ग़िज़ायात, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक। आयशा, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, क्या वाकई सर्दियों में वेट गेन जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है? हाँ, वेट गेन कोई 5-10 किलो तो ऐसे ही हो जाता है, और खवातीन में 5 किलो वेट गेन तो बहुत नॉर्मल होता है सर्दियों में। अच्छा। वजूहत बहुत सारी हैं। पहली वजह तो ये है कि हमारा लाइफस्टाइल कुछ इस तरह का होता है। लाइफस्टाइल से क्या मुराद है? दिन छोटे हो गए हैं ना। अभी मैं कल की अपनी ही एग्जांपल दूंगी। कल मैंने अपना हाफ डे रखा हुआ था, मैंने कहा यार आधा दिन मैं काम करूंगी, आधा दिन मैं छुट्टी लूंगी। अब जब वो आधा दिन गुजरा 3 बजे तो बाहर अंधेरा शुरू हो गया था, मतलब अंधेरा नहीं, शाम का वक्त शुरू हो चुका था। अब शाम के वक्त आपने क्या कर लेना है? मैंने कहा चलो कोई कुछ नहीं, घर बैठ के कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। सो मतलब आपका दिन छोटा होने की वजह से कहीं ना कहीं वो चीज आपके लाइफस्टाइल को इफेक्ट करती है। आप वैसे बाहर नहीं जा सकते, वो आपकी एक्टिविटीज नहीं होती। अगर आप गर्मियों में देखें 7 बजे तक सूरज निकला हुआ है, आप अगर 7 भी बजे हैं तो आप कहते हैं चलो पार्क का एक चक्कर लगाते हैं। सर्दियों में चूंकि दिन छोटा है तो आपकी एक्टिविटी यही है कि यार शाम हो गई है, घर में बैठ जाओ। अब घर में बैठ के क्या करना है? बिल्कुल, जब हमें कुछ समझ नहीं आती जिंदगी में क्या करना है तो हम कहते हैं चलो कुछ खा लेते हैं, चाहे कोई खुशी है कोई गम है, कुछ समझ नहीं आ रहा तो चलो हम कुछ खा लेते हैं। सबसे आसान हल होता है। तो बिल्कुल वो फिर जब दिन छोटे होते हैं हमारी बाहर की एक्टिविटीज, बेसिकली हमारी बाहर की एक्टिविटीज खत्म होती है। हम घर में बैठ के, सोने का टाइम तो हमारा 8 घंटे ही है, लेकिन रात बहुत लंबी है, तो मूंगफली चल रही होती है, कुछ ना कुछ हलवा जात वगैरह कुछ ना कुछ बेसिकली चल रहा होता है। बाहर की एक्टिविटी कम होती है जिसकी वजह से वेट जो है वो पुट ऑन होता है। फिर सर्दियों में अल्लाह ताला ने सिस्टम भी ऐसा रखा है, हमें सर्दी से बचाने के लिए फैट बहुत जरूरी है। फैट एक इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। अल्लाह ताला ने फूड भी वही रखी है जो थोड़ा सा फैट बढ़ाती है। जितने हमारे ये ड्राई फ्रूट वगैरह हैं ये सारा बेसिकली हेल्दी फैट है। हम हेल्दी तरीके से उसको इस्तेमाल करें तो वो हमें नुकसान नहीं देगा, लेकिन हम उसको जितना इस्तेमाल करते हैं वो हमारा वेट पुट ऑन कराता है। वेट पुट ऑन होता है, फैट पुट ऑन होता है, हमें इनडायरेक्टली सर्दी कम लगती है। जब सर्दी कम लगती है तो हम मतलब ये अल्लाह ताला ने एक हमारा सिस्टम रखा हुआ है कि फैट आपका बढ़ेगा ताकि आपको सर्दी कम लगे। फूड भी हमारे पास ऐसी है। फिर मछली भी एक ऐसी चीज है जो अगर आप थोड़ा सा भी ज्यादा लेते हैं तो आपका वेट गेन कराएगी।
सो कुछ नेचुरली चीजें ऐसी हैं, कुछ हम खुद बना लेते हैं, जैसे हलवा जात। अभी मैं जिसको भी डाइट प्लान देना शुरू करती हूँ, वो कहती है मैम सर्दियों का तो मजा ही हलवे से है ना, हलवा कहाँ कहीं एडजस्ट करें। अब हलवा कहीं डाइट प्लान में एडजस्ट होता है भला। सो इतनी हाई कैलोरी चीज एमी हम चाय के साथ, कश्मीरी चाय के साथ, उसमें भी चीनी ठोक ठोक के हमने पीनी है। सो कहवा जात बहुत ज्यादा, उसमें भी चीनी, उसके बाद हलवा जात बहुत ज्यादा। फूड हमारी ऐसी है, लाइफस्टाइल, बाहर की एक्टिविटीज रहती नहीं है, रातें लंबी होती हैं, रात में करने को कोई एक्टिविटी नहीं है, टीवी चल रहा है, टीवी के साथ सिर्फ और सिर्फ खाना चल रहा है। मुझे ये बताएगा एज ग्रुप भी इसमें मैटर करता है कि इतनी एज के लोग हैं वो ज्यादा वेट गेन कर सकते हैं, बच्चों को इतना ज्यादा इससे प्रॉब्लम नहीं हो सकता? नहीं, बच्चों का इसलिए देखें, अगेन अव्वल तो सर्दियों में वेट गेन होता है, ये गलत है, मतलब हमारी अपनी गलतियां होती हैं। अब बच्चों का क्यों वेट गेन नहीं होता? क्योंकि बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी रहती है। बिल्कुल। आप एक बच्चे को एक कमरे में भी, इधर ही एक बच्चा ले आए, वो इधर भागेगा उधर भागेगा, कुछ 4 चीजें पकड़ेगा। बड़े हैं, उन्होंने रजाइयों में बस बैठ जाना, हीटर चला लेना और सामने टीवी लगा लेना। सो एज ग्रुप सिर्फ इसीलिए मैटर करता है कि बच्चों की फिर कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी होती है, जवान लोगों की, मेरी आपकी फिर कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी होती है। जो बूढ़े हैं उनकी इतनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, वो ज्यादा से ज्यादा, और होनी भी नहीं चाहिए कि कई दफा ठंड लग जाती है, फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। मेरे फादर को ठंड लगने की वजह से स्ट्रोक हुआ था। सो ठंड कहीं ना कहीं लग जाती है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस आती है। इसलिए बड़े जो बूढ़े हैं वो रजाइयों में ही रहते हैं, जिसकी वजह से वेट बढ़ता जाता है। जो हम लोग हैं, हम फिर कहीं ना कहीं मॉडरेट एक्टिविटी रखते हैं, बच्चे हैं उनकी जो एक्टिविटी खत्म ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब कोरोना क्योंकि पता है आपको, उसकी वजह से भी लोग एहतियात भी कर रहे हैं और ये लोग कह रहे हैं कि जी हमने कुव्वत मुदाफत अपनी जो है वो अच्छी रखनी है, ज्यादा खा रहे हैं, सर्दियां भी हैं, हम बात ये कर रहे हैं कि वेट सर्दियों में ज्यादा आप गेन कर लेते हैं। क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगी आपका खाने का पोर्शन 3 टाइम का, और फिर बीच में जो आप चाय के टाइम पे स्नैक्स वगैरह साथ ले लेते हैं, क्या होना चाहिए जिससे आप वेट भी नहीं गेन कर सकते और वो 3 टाइम का खाना भी आपका हो जाए और चाय के साथ भी कुछ हो जाए? अच्छा, ये जो अना अभी हमने बात की ना कि हम लोग ज्यादा खा रहे हैं ताकि कुव्वत मुदाफत बिल्ड हो जाए, मैं एक चीज क्लियर करती चलूं, ओबेसिटी अगर है तो आपकी कुव्वत मुदाफत कम है निस्बतन। इस चीज को समझना है। मैंने खुद अपने जो इर्द गिर्द में, मैं कोई रिसर्च नहीं कोट करी, कोई रिसर्च नहीं है, मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन देखी है, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। जो लोग जिनमें मोटापा था, कोरोना के डेथ रेट ज्यादा था उधर, मतलब जो जानने वालों की डेथ हुई है ज्यादातर वो लोग थे जो ओबीस थे। ओबेसिटी की कैटेगरी में जो लोग आते थे उनकी डेथ भी ज्यादा हुई है। सो ये नहीं सोचना कि हम ज्यादा खाएंगे तो हमारी कुव्वत मुदाफत बिल्ड होगी। जब आप ज्यादा खाएंगे इतने मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे कि आपकी कुव्वत मुदाफत कम हो जाएगी। जहां तक बात है पोर्शन कंट्रोल की, हर चीज मुतवाजन से खानी है। सुबह आप उठते हैं, अब सुबह उठने का टाइम यूजुअली 8 से 9 होता है सबका। एक हेल्दी नाश्ता करें, अगर आपको पराठा पसंद है आप खा सकते हैं। सीडी साइज इतना सा पराठा लेना है, 2 खाने के चम्मच देसी घी में बना के खाना है, साथ 1 अंडा 1 टीस्पून ऑयल के अंदर बना लें, ज्यादा सारी उसके अंदर सब्जियां डाल लें। 1 घंटे बाद 1 कप चाय कम से कम दूध और बगैर चीनी के पीनी है। ठीक है। इसके 2 से 3 घंटे के बाद कोई 11 से 12 बजे आजकल ऑरेंजेस आए हुए हैं, बहुत अच्छे कुव्वत मुदाफत को बिल्ड करते हैं, विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। कोई भी फ्रूट प्रेफर करें ऑरेंजेस, 1 ऑरेंज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके 2 से 3 घंटे के बाद आपका दोपहर का खाना। मैं तो जब धूप में बैठती हूँ ऑरेंज खाने के लिए मैं तो 2, 3, 4 खा जाती हूँ। अभी कल मेरी अभी कल मेरी एक कंसल्टेशन थी, वो यही कह रही थी कि मसला कोई नहीं है, बस जब हम धूप में बैठते हैं ना तो हम किन्नू की बोरी अपने पास रखते हैं। सो मेरा हाल नहीं, एक वक्त में 1 खाना है। अना इसकी एग्जांपल मैंने पहले भी दी होगी, मैं फिर दे रही हूँ। मैं आपसे कहूँ 100 ग्लास साथ वाले कमरे में रख के आए, आप 2-2 करके उठाएंगे, आप रख लेंगे। आप इकट्ठे 100 नहीं उठा सकती, इकट्ठे इतनी फ्रूट शुगर बॉडी नहीं हैंडल कर सकती। इकट्ठे 2-3 फ्रूट नहीं देने, एक वक्त में 1 फ्रूट दें, वो बर्न हो जाएगा, अगला फ्रूट बॉडी को दे दें। तो दोपहर के खाने में बॉल ऑफ सैलड, 1 रोटी 7 इंचेस की और बॉल ऑफ सालन, जो सालन बना हुआ है वो 16 to 20 टेबल स्पून जरूर ले लिया करें। और उसके 1 से 2 घंटे के बाद अगर आपको भूख लगती है तो दूध नीम गर्म करके हल्दी डाल के, हल्दी वाला दूध बहुत अच्छा है, थोड़ी सी उसमें दालचीनी डाल लें, हल्दी डाल लें, लौंग इलायची वगैरह। अच्छा, इसमें ना लोग टेस्ट की वजह से, खास तौर पे बच्चे, नौजवान, ये टेस्ट डेवलप होना भी बहुत मुश्किल हो जाता है आपका। अच्छा, उसका मैं तरीका बताती हूँ। 1 गिलास दूध लें, उसमें आप 1/4 चाय का चम्मच काली मिर्च, जो कि सुनने में बड़ा अजीब लगता है लेकिन वो जैसे मसाला चाय नहीं होती है ना, पिए कभी मसाला चाय? नहीं, मैंने कभी नहीं पी। अच्छी होती है मसाला चाय जैसा उसका टेस्ट होता है। 1/4 चाय का चम्मच उसमें काली मिर्च, 1/4 चाय का चम्मच उसमें हल्दी, थोड़े से लौंग, थोड़ी सी इलायची डाल लें, उसके अंदर 1 चाय का चम्मच उसके अंदर शहद डाल लें। जब वो मीठा हो जाएगा ना फिर वो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं करेगा। और लौंग इलायची वैसे भी और काली मिर्च एक वैसे भी मसाला
काला टी टाइप फ्लेवर दे देंगे, वो फिर एक्सेप्टेबल होता है। सही। सो हल्दी दूध ले लें। रात का खाना बिल्कुल दोपहर के खाने की तरह खाना है। अगर आपने चावल खाने हैं तो 8 to 12 टेबलस्पून आप चावलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में बोटियां, जैसे बिरयानी है तो उसकी बोटियां, पुलाव है तो उसकी बोटियां। अब मसला शुरू होता है, 8 बजे रात का खाना खा लिया, 2 बजे तक जागना। बिल्कुल सही कहा। मसला यहाँ शुरू होता है, हलवे वगैरह ग्रीन टी के साथ नहीं पीने। अगर आपको रात को भूख लगती है, आपने एक मुट्ठी अखरोट या एक मुट्ठी नट इस्तेमाल करने हैं, मिक्स नट्स, इससे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करने, और एक मुट्ठी डायरेक्ट मुंह में नहीं डालनी। एक मुट्ठी निकालें, उसको रख लें प्लेट में, एक एक करके दाना दाना उसको खाते रहे ताकि आपको लगे मैंने बहुत खा लिया। ना मूंगफली पे बिंज करना है, ना मेवों पे, ना हलवे पे, किसी चीज पे बिंज नहीं करना उस टाइम पे। अगर आपको बहुत भूख लगती है, भुने हुए चने होते हैं येलो कलर के, उन पे काला छिलका चढ़ा होता है, वो एक मुट्ठी अपने पास रख लें। 1 टेबलस्पून मेवे अपने पास रख लें, इससे ज्यादा आपने कोई क्वांटिटी नहीं। हाँ, 2 खजूरें भी रख लें। ऑल्दो ये बहुत ज्यादा है, लेकिन ये आपको जो अनहेल्दी प्रैक्टिस है उससे फिर कहीं ना कहीं बचा लेगा। और अगर मजीद भूख लगती है तो दूध को ही नीम गर्म करके एक दफा पी लें। सही, ये बहुत जबरदस्त पूरे दिन का डाइट प्लान आयशा ने आपको बता दिया। आयशा, अब बहुत सारे लोग जो खुद से ही अपना डाइट शेड्यूल तैयार कर लेते हैं, मैं अक्सर ऐसे लोगों से मिलती भी रहती हूँ। चीनी का इस्तेमाल नहीं करना, ब्राउन शुगर आप ऐड कर लें और जितनी मर्जी ऐड कर लें, कुछ नहीं होगा। चावल का इस्तेमाल मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ब्राउन राइस खा रही हूँ और जितने मर्जी खा रही हूँ, उससे कुछ नहीं हो रहा। ये प्रैक्टिस मुझे बता दें कैसी है? ये खुद से डिसाइड की हुई चीजें ना। असल में ब्राउन शुगर में उतनी कैलोरीज हैं जितनी व्हाइट शुगर में है, लेकिन ब्राउन शुगर हेल्दी है और यही होता है मेरे क्लिनिक में भी। मैं चीनी सीरियसली ये मुझे भी नहीं पता था। हाँ, अच्छा, मुझे भी नहीं पता था। मैं अक्सर क्या करती हूँ, मैं ब्राउन शुगर का इस्तेमाल ही करती हूँ, ये सोच के कि अच्छा इसमें कैलोरीज कम। नहीं, ब्राउन शुगर हेल्दी है क्योंकि उसकी ब्लीचिंग नहीं हुई, लेकिन कैलोरीज तो दोनों में बराबर है। सोर्स तो दोनों का एक ही है, सिर्फ दिल को तसल्ली है, हेल्थ के लिए बेहतर है, लेकिन कैलोरी कंटेंट दोनों में एक जैसा। और ये मेरे क्लिनिक में होता है। मैं लिखूंगी चीनी मना है तो अगली दफा आके कहिए चीनी मना थी, हमने चाय में गुड़ डाल के पिया। बिल्कुल, तो ये काम नहीं करना, मीठा मीठा ही है। इसी तरह ब्राउन राइस और व्हाइट राइस की बात करें, कैलोरीज दोनों में बराबर है। ब्राउन राइस में फाइबर ज्यादा है। फाइबर से मुराद ये है कि वो आपको जल्दी फीलिंग ऑफ फुलनेस दे देता है। कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा है, शुगर के लिए अच्छा है, ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 16 चम्मच ब्राउन राइस में कम कैलोरीज हैं और 16 चम्मच व्हाइट राइस में ज्यादा कैलोरीज हैं। सेम कैलोरीज हैं दोनों। सही। अब ये चीज जो लोग मीठे के शौकीन हैं, उनको जब आपने चीनी से मना किया, गुड़ से मना किया, शहद में कहते हैं जी उस तरह से कैलोरीज नहीं, ये तो बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाता, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं जितना मर्जी। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। शहद आप दिन में 1 चम्मच इस्तेमाल कर लें, बहुत है। जैसे मैंने बताया, आप हल्दी दूध में डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा हर चीज में ही शहद डाल के लेंगे, वो नुकसानदेह। और कैलोरीज हैं, ये बिल्कुल गलत है, शहद में कैलोरीज नहीं है। एक वो टोटका आया था कि दालचीनी और शहद और लीमू 3 चीजों का टोटका आया था, बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। लोगों ने उसको पी के वजन बढ़ा लिया था अपना। तो शहद को भी अगर आप जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, हाई इन कैलोरीज है, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर ऊपर से प्योर शहद मिलता भी नहीं है ना, आपको मिलता भी वो मिलावट वाला है, तो मजीद काम खराब होता है। 1 चम्मच से ज्यादा, 1 चाय के चम्मच से ज्यादा इस्तेमाल ना करें। अच्छा, शहद का इस्तेमाल वैसे तो कहा जाता है बहुत अच्छा है, और इसका इस्तेमाल होना कितना चाहिए ये भी आयशा ने बता दिया है। आयशा, मुझे ये बताइएगा, जिस तरह बात की ब्राउन राइस की, चौकर का आटा भी कहा जाता है कि बहुत ज्यादा बेस्ट है, और अगर आप वाकई डाइट कर रहे हैं तो आप चौकर का आटा प्रेफर कर सकते हैं। इसका फायदा बताइएगा। चौकर में बेसिकली चौकर है क्या? सारा फाइबर है जो कि मिला हुआ है आटे के अंदर। अब बेसिकली अगर आप चौकर मिला आटा खाते हैं तो वीट की क्वांटिटी निस्बतन कम हो जाती है। पेट आपका जल्दी भरेगा। जब पेट जल्दी भरेगा, फीलिंग ऑफ फुलनेस आएगी, आपको लगेगा यार मैंने बहुत खाया हुआ है, हालांकि खाया कम होगा। पहला फायदा ये शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। शुगर के पेशेंट्स को चाहिए वो चौकर का आटा, या वो खवातीन जिनको स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान शुगर डेवलप हो जाती है, शुगर का मसला शुरू हो जाता है, उनके लिए चौकर का आटा बहुत अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। हार्ट की किसी किस्म की कोई बीमारी चल रही है उसके लिए ये बहुत अच्छा है। और मैं तो ये कहूंगी कि ये अपने लाइफस्टाइल में लेकर आए, क्योंकि जब कोई बीमारी शुरू होती है तब हम हेल्दी चीज शुरू करते हैं। चौकर कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है कि हम अपने लाइफस्टाइल में अपने बच्चों को, अपने आप को इस चीज का आदी नहीं बना सकते। बिलाशुबा चौकर का आटा दूसरे आटे से बहुत ज्यादा हेल्दी है और इसी को ही अच्छा, मैं खुद आपकी बात से इम्प्रेस होकर सोच रही हूँ कि मैं भी ट्राई करूँ, तो टेस्ट में तो कोई फर्क नहीं होता? टेस्ट एक दफा डेवलप करने की, टेस्ट क्या कलर में फर्क होता है। बच्चे तो कलर की वजह से उसको पिक नहीं करते कि नहीं हमने ये वाला, वो बच्चे जाहिर है बच्चे हैं, वो देखते साथ ही कहते हैं नहीं इस कलर की तो रोटी हम खा ही नहीं सकते। तो कलर में फर्क होता है, टेस्ट में भी थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन
टेस्ट भी तो हमने डेवलप ही किया है ना, गंदम की रोटी का डेवलप किया हुआ है, चौकर मिला आटा होगा, हम आहिस्ता आहिस्ता टेस्ट डेवलप कर सकते हैं उसका। हफ्ते में 2 दफा से शुरू कर दें, दवाई समझ कर 2 दफा शुरू करें और उसके बाद ग्रेजुअली उसको बढ़ाते जाएं। सही, तो इसका फायदा हो सकता है, लेकिन हम उस पर ये कर लें कि हम 2-3 रोटियां आराम से खा सकते हैं कि चौकर का आटा। ये आम प्रैक्टिस है ना, आप दिल को तसल्ली दे देते हैं क्योंकि इसका कोई नुकसान नहीं है तो आप खा सकते हैं। कैलोरीज बराबर हैं, फाइबर मिला हुआ है। ठीक, मैं फिर समझाती चलूं, चाहे ब्राउन शुगर है, चाहे ब्राउन राइस है, चाहे चौकर की रोटी है, कैलोरीज बराबर हैं, बस फाइबर मिला दिया गया है। जो ब्राउन शुगर और ब्राउन राइस है उनमें बेसिकली वो हेल्दियर हैं क्योंकि उनको वैसे प्रोसेस नहीं किया गया जैसे व्हाइट शुगर या व्हाइट राइस को किया गया। सो कैलोरीज दोनों में बराबर हैं। 2-3 रोटियां नहीं खानी। चौकर की रोटी अगर आप एक खाएंगे तो फायदा है उसके, अगर आप 2 चौकर की रोटियां खा रहे हैं और ऑन द अदर हैंड आप गंदम की मतलब व्हाइट आटे की सिर्फ 1 रोटी खा रहे हैं तो फिर आप व्हाइट आटे की 1 ही रोटी खा लें, वो ज्यादा बेहतर है। सो इसको ज्यादा वो आपने ओवरडू नहीं करना। आयशा, मैसेज क्या होगा आपका लोगों के लिए? जो मैं हमेशा देती हूँ, हर चीज़ इत्तेदाल में रह के इस्तेमाल करें। मॉडरेशन इज द की। मॉडरेशन अगर आप अपना लेंगे तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल कोरोना वायरस आया हुआ है, इट डजंट मीन कि हमने खा के अपनी बीमारी शुरू करा लेनी है। खुद को हेल्दी रखें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें और जरूरत से ज्यादा कोई चीज इस्तेमाल ना करें। और जब आप जरूरत से ज्यादा कोई चीज इस्तेमाल नहीं करते तो आप ज्यादा अरसे तक उसका इस्तेमाल भी आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा आपका। नाज़रीन, हम चलेंगे ब्रेक की तरफ, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और अक्सर लोग कहते हैं कि हम बहुत सारे मसाइल डिस्कस करते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी आप तक पहुंचाते हैं। एक्चुअली ये सब चीजें आप ही लोगों के लिए होती हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कोशिश करते हैं कि अगर आप हमारा शो देख रहे हैं तो कुछ ऐसा स्पेशल भी आपके लिए लेकर आए कि आप वाकई कहें कि आज का शो बहुत जबरदस्त था। तो आज के शो में हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत आवाज से। इससे पहले कि मैं तारुफ करवाऊं, कुछ डिटेल्स मेरे पास हैं उनके बारे में, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जी, हमारे आज के मेहमान हैं सलमान अमजद अमानत अली खान, और इनके बारे में मैं आपको बताती चलूं। जी, अमजद अली खान साहब के ये साहबजादे हैं, उस्ताद अमानत अली खान के पोते और शफकत अमानत अली खान के भतीजे। पटियाला घराने के चश्मो चराग हैं और मौसीकी की विरासत को आगे लेकर चलती नवी पीढ़ी से इनका ताल्लुक है। 16 साल की उम्र में पहली बार परफॉर्मेंस दी और 10 साल की उम्र से रियाज का आगाज कर दिया। पटियाला घराने को कौन नहीं जानता, सभी लोग आप वाकिफ भी हैं और बहुत लोग जो हैं वो पटियाला घराने के जितने भी सिंगर्स हैं उनकी आवाजों के फैन भी हैं। यहाँ पर भी स्टूडियो में बहुत सारे लोग मौजूद हैं, फरमाइशी गाने सुनने के लिए भी सभी लोग तैयार बैठे हैं। तो अपने मेहमान को हम खुश आमदीद कह देते हैं। सलमान अमजद अमानत अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? बस अल्लाह का शुक्र। आप बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और जैसा कि मैंने कहा कि लोग जो हैं वो कुछ खूबसूरत आवाजें सुनने के इंतजार में भी बैठे होते हैं। कैसा लगता है जब लोग मोहब्बत करते हैं? सबसे पहले तो मैं थैंक यू अदा करना चाहूँगा पूरी टीम का, आपकी खुसूसन सनी का, तंसीर जैदी साहब जो हैं मेरा बहुत अच्छा भाई है। और जब उसने मुझे कल कॉल की कि आ जाएं तो मैंने मना नहीं कर पाया। नॉर्मली मैं और मेरा भाई अली अमजद अमानत अली हम इकट्ठे गाते हैं, तो जब उसने मुझे बोला कि आपने आना है और वो कुछ चंद एक चीज़ें आपने मेरे लिए गानी है, तो मैंने कहा जी मैं ज़रूर आऊँगा। तो आज आ गए। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, पटियाला घराना सभी लोग जानते हैं, जब ये नाम आपके साथ जुड़ जाता है तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद हो जाती है, तो कैसे निभा रहे हैं ये जिम्मेदारी? जी देखें, हम लोग कोशिश करते हैं कि जो बड़ों की एक गायकी है, जो बड़ों का एक उन लोगों ने इतना काम कर दिया कि अच्छा हमें बहुत लगता है, क्योंकि लोग जब हमें मिलते हैं तो वो एक बड़ों को याद करके हम लोगों को प्यार करते हैं, तो एक बहुत अच्छा लगता है। बट जब आपको अपने गाने के आप उस लेवल पे के ऊपर जाते हैं तो तब आपको फिर इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो आप कहते हैं यार ये किस चक्कर में पड़ गए हम लोग। लेकिन वो ज़ाहिर बात है बड़ों का एक चीज लेके चलना, उनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। उसको संभाल के रखना है। मुझे कुछ बताइए, इंस्पिरेशन कौन था आपकी? देखिए जी, वो एक आध को बंदा हो ना फैमिली में तो वो बन जाता है, लेकिन हमारी फैमिली में ये मालिकों का इतना करम है, मौला का, अल्लाह का इतना करम है कि मैं मेरे ख्याल से नाम लेना शुरू करूंगा तो शायद कोई ऐसा नाम हो कि आपके हम नहीं जानते। बिल्कुल, बिल्कुल। हमें नहीं पता वो सही। वो सब के सब ये नॉर्मली नहीं होता। घरानों के अंदर 2 या 3 लोग होते हैं या एक आध को नाम होता है जो पूरा घराना बनाते हैं। हमारे घर के अंदर जो कि जहाँ तक हमें याद है 400-500 साल की हिस्ट्री हमें याद है,
उसके ऊपर जो हिस्ट्री है वो हमें याद नहीं है, लेकिन ज़्यादातर हमें यकीन है कि वो भी गायकी में ही होंगे। जो 400-500 साल की हिस्ट्री हमारे पास याद है, वो सबके सब जितने भी मेल हैं हमारी फैमिली में, सबके सब सिंगर हैं और सबके सब फेमस है। जबरदस्त। सबके सबका अपना अपना एक मुकाम है। यानी बहुत कम अल्लाह होता है। ताला की तरफ से ये खास इनाम है पटियाला घराने के लिए। मुझे बताइएगा, आपने कब से बाकायदा तौर पर ये सोचा कि अब प्रैक्टिस करनी है, सीखना है? किस उम्र में आगाज किया? एक्चुअली हमारे जब छोटे होते हैं, आप जब मेरा जैसे बेटा है चला शफकत, उसको माशाल्लाह सिखाते हैं वो, क्योंकि उन्हीं का बेटा है, उन्हीं के पास ही होता है। तो जब आप छोटे होते हैं ना, तो जब रियाज शुरू करते हैं तो पहले इंसान कहते हैं यार ये किस चीज़ में पड़ गए, तो मार भी पड़ती है, डांट भी पड़ती है, और इवन कि आप सोए हुए हैं तो पानी भी फेंक दिया जाता है कि उठो सर्दी के अंदर रियाज के लिए। जब आप अच्छा सुबह जब वो उठाते हैं जब आपको, तो उसके बाद जैसे ये काम इतना मज़ेदार है, जब ये आपको समझ आना शुरू होता है ना, तो उस वक्त आप खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं। सही। छोटे होते हुए आपको लगता है कि मुझे किस चीज़ में पड़ गया हूँ, जैसे जैसे आपको समझ आना शुरू होता है वो काम, तो आपको एंजॉय करना, तो वो आप उसको जब एंजॉय करना शुरू करते हैं तो फिर आपको वो मतलब पता भी नहीं चलता कि आपको 8 घंटे हो गए आप रियाज कर रहे हैं, तो वो लगता है यार अभी तो बैठा था। सही। तो ये इतना मज़ेदार काम है। अच्छा, कितना टाइम देते हैं? जैसे कि आप कह रहे हैं कि सुबह के टाइम भी आपको उठ के प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कितना वक्त आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए, रियाज के लिए रखा हुआ है? देखिए, जब आजकल तो खैर हमें बहुत ज़्यादा बड़े भी सहूलत देते हैं, हम लोग के लिए बहुत सारी चीज़ें चेंज हैं। जो पुराने दौर में होता था, जैसे हमारे वालिद साहब थे, वो तो 24 घंटे गायकी में थे। मतलब मेरे चचा सजमान अली खान साहब, चचा शफकत के जो टाइम पीरियड था, जो उनके दादा थे, उनके वालिद साहब थे, उन लोगों ने उनको मतलब मुझे नहीं लगता कि उन्होंने खेलने भी दिया होगा। और मतलब वो बताते भी हैं कि वो सुबह उठ रहे हैं, रियाज है, सिर्फ खाने के लिए, सिर्फ खाने के लिए उनको थोड़ा बहुत टाइम मिलता था कि जाके खाना खा लो, अदरवाइज वो 24 घंटे रियाज में रहते थे। हम लोगों के लिए ये है कि उन्होंने एक टाइम बना दिया था कि ज़ाहिर बात है बच्चे हैं, इन्होंने और भी बहुत सी चीज़ों में करना होता था, जैसे कि स्कूल के भी जाना है, फिर और भी इस तरह की चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में वो दिखाते थे। तो उसके अंदर वो तकरीबन 2-3 घंटे आपको लाजमी सुबह के वक्त मिलने हैं, फिर दोपहर में जो टाइम आप स्कूल से वापस आए हैं उसमें भी आपको घंटा 1.5 घंटा देना है। तो वो ओवरऑल मिला के कोई 5-6 घंटे का रियाज एक बच्चे को, 10 साल के बच्चे के लिए ये स्केड्यूल बनता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो वो भी समझ ना, जैसे हम लोग रियाज करते हैं तो मुझे नहीं पता कि मैं 8 घंटे गुजर गए, शौक पैदा हो जाता है ना खुद ब खुद। खैर, गुफ्तगू तो हम आपसे मजीद भी करेंगे, तो आप मौजूद हैं तो आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए कुछ आपसे सुनना भी चाहेंगे। क्या सुनाएंगे हमारे नाज़रीन को? जी, मैं हमारे बुजुर्गों की एक बंदिश है जो कि सुबह का रियाज है, वो बहुत अल्लाह का नाम है जिससे हम वो शुरू करते हैं। वो राग भैरव में इसको बुजुर्ग गाते थे, हम लोग को भी वो रियाज करता। हमने उसको ये कोविड-19 के लिए भी एक कंपोज किया, हम दो दुआ के नाम से इसको रिलीज किया। तो उम्मीद है आप सुनेंगे तो आपको पसंद आएगी। मेरा आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब है तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ जो लोग सुन रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और नौजवान मौसीकार जो कि सीखना चाह रहे हैं उनके लिए स्पेशल पैगाम भी होगा। लेकिन फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। सलमान अमजद अमानत अली साहब की ये ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आपको दिखाई भी और सुना भी आपने स्टूडियो में, और हम मज़ीद भी कोई गाना ज़रूर सुनेंगे। लेकिन नौजवानों के लिए जो है वो चीज़ें डिस्कस करना, नौजवान सिंगर्स जो कि इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। आजकल के नौजवान जो है वो कहते हैं ऐसे सीखो और ऐसे बस हम छा जाए। ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? आप खुद कब से रियाजत कर रहे हैं, गा भी रहे हैं, क्या वाकई ये मुमकिन है? अच्छा, सबसे पहले तो बात यह है कि मुमकिन तो बिल्कुल नहीं है। एक वक्ती तौर पे लोग आते हैं तो वो चले जाते हैं। जब आप किसी चीज़ को सीख के आएंगे तो फिर आप देर पार तक रहेंगे। सही। वो इसकी ऐसे कुछ है कि हमारे दादा के पास, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत फेमस सिंगर्स हैं, उन्होंने खान साहब के पास, मेरे दादा के पास, फतेह अली खान साहब के पास आए कि खान साहब मेरा गाना हिट हो गया। तो खान साहब कहते अब सीखना शुरू कर दो। सही बात है। तो अब तो तुम्हें जिस चीज़ का डर था अब रियाजत शुरू कर दो। तो सीखना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर आपको मतलब आपको ना खुद मज़ा आएगा। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि पहले गाने का खुद मज़ा लो फिर उसको गाओ।
जब तक आपको मजा नहीं आएगा, अगर दूसरों को अच्छा, मजा मुझे नहीं ये आएगा। बताएं कि अगर आपकी आवाज लोगों को पसंद आ गई, आपका स्टाइल लोगों को पसंद आ गया, लोग बहुत सराह रहे हैं, तो वाकई आपको क्या सीखने की जरूरत नहीं रहती है? नहीं, सीखने की जरूरत तो देखें, इसका कोई लिमिट नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि हम अब तक सीखते हैं। जब चाहे शफकत कुछ गा रहे होते हैं तो वो हम लोग देख रहे होते हैं कि यार उन्होंने कितनी अच्छी जगह कही। वो आपको जब तक आप गाते रहेंगे सीखना तो आपको पूरी जिंदगी चलता है। हाँ जी, पूरी जिंदगी चलता है। और ये नौजवानों के लिए मेरे ख्याल से बहुत जबरदस्त मैसेज भी है कि अगर हम ये समझ लें कि हमें सब कुछ आ गया है तो फिर हम आगे कुछ नहीं सीख सकते। नहीं, उनके लिए यही मैसेज है कि आप जिस चीज को भी करें उसको पूरे दिल से करें और मन लगा के उसके अंदर करें। जो भी आप करते हैं, गाना गाते हैं या वो भी पढ़ते हैं, जो भी काम करते हैं, उसको उसकी इज्जत करके करें। बिल्कुल, वो आपको फिर इज्जत मिलेगी, उसके लिए उसका रिटर्न आपको भी बहुत अच्छा मिलेगा। अच्छा, मुझे जाते जाते आपसे कुछ सुनना भी है, लेकिन आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं ये बताइएगा। देखें जी, वो बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी काफ़ी कुछ पाइपलाइन में है। मैं बड़े अच्छे कॉम्पोजिशंस हैं, बहुत अच्छा म्यूजिक है, डिफरेंट चीज़ें लोगों को काफ़ी देर बाद सुनने को मिलेंगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप सबको वो पसंद आएंगे। चलिए जी, हम आपके लिए दुआ गो भी हैं। विश गुड लक, जो आप अपने फ्यूचर प्लान्स बता रहे हैं, अल्लाह ताला इनमें आपको कामयाब करे। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते कुछ हमारे नाजरीन को आप जरूर सुनाइएगा। जी, मैं बस 2-4 फरमाइश थी, लेकिन वो ज़्यादातर टाइम की किल्लत की वजह से मैं 2 लाइनें सुना रहा हूं। जी जरूर। चचा की गाई हुई। थैंक यू सो मच। और मेरे ख्याल से इतनी जबरदस्त आवाज सुन के लाहौरियों का मूड जो है वो वैसे ही खुशगवार हो गया होगा और लाहौरी आज के हमारे शो को बहुत पसंद भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।